हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एक नया चैप्टर, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, क्या नाम है चैप्टर का? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में कोई कण या कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट गति करता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे? विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, कौन कौन अदिश राशि है, कौन कौन सदिश राशि है, ये सब के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो ये सब जानकारी आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। तो वीडियो में स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखते रहिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में हम पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं क्या है फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स है, तो वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यांत्रिकी, मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स में हम किन भौतिक राशियों का, किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और मैकेनिक्स जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिक, यांत्रिकी दो होता है, एक स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक। स्थैतिक जिसमें हम स्थिर वस्तुओं का ही अध्ययन करते हैं, और डायनेमिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, कोई वस्तु गतिमान है ना। क्या कहा मैंने, फिर से सुन लीजिए, फिर लिखा देंगे उधर आके। तो स्टैटिक्स मैंने क्या करते हैं हम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तब हम क्या करेंगे, उस वस्तु का अध्ययन हम स्थिर वैद्युकी नहीं, मैंने स्थिर वैद्युत 12 का चैप्टर है, वैद्युतिकी में या स्टैटिक्स में करेंगे। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, गतिमान है, तो उसमें हम क्या करेंगे, गतिकी का अध्ययन करेंगे। तो गतिकी या डायनेमिक्स के लिए एक चीज़ का ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, समय के सापेक्ष वस्तु की दूरी कितनी ट्रेवल्स हो रही है। मान लो मैंने डायग्राम दिया है, यहाँ पर मैं एक कंडीशन आपको बता दे रहा हूँ। मान लो कोई कण की स्थिति यहाँ पर XY था, ठीक। किसी कण की स्थिति P पर कितना है, XY। हमने देखा कण की स्थिति P पर XY थी। XY क्या, उसके निर्देशांक क्या, अभी हम पढ़ेंगे कि मूल बिंदु और निर्देशांक अक्षों को बनकर क्या मूल बिंदु और निर्देशांक अक्षों को मिलकर कौन सा क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मान लो कोई कण बिंदु P पर था, ठीक है। इसके स्थिति निर्देशांक यहाँ से हम ले सकते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कण उसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, P XY पर है, तो यह वस्तु स्थिर अवस्था में होगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि ये कण X डैश और Y डैश स्थिति में चला जाता है। तो यह कण कहेगा कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, तब हम इससे कहते हैं गतिमान वस्तु। तो हम बात कर रहे थे मैकेनिक्स का, ठीक है। तो मैकेनिक्स मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, फोर्स, है ना। मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, फोर्स, मोशन ऑफ, माने किसी पिंडों की गति, माने फोर्स, या फिर मोशन ऑफ सैटेलाइट, या फिर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी पिंडों की गति, या उनमें हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है यांत्रिक। आप लोग लिख लीजिए इधर से, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज मैकेनिक्स। ओके। तो ये जो मैकेनिक है या यांत्रिकी है, इससे हम क्या जानकारी मिल सकती है कि मान लो कोई रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट वाला चैप्टर अभी आ गया, ऐसे मोशन ऑफ सैटेलाइट आपके पढ़ेंगे। कोई रॉकेट को हम स्पेस में कैसे लॉन्च कर सकते हैं, है ना। कोई रॉकेट होगा, उसको स्पेस में हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं, इसके अंतर्गत हम मैकेनिक्स में ये देखेंगे। मान लो कोई क्या बोलते हैं, स्विमिंग करने वाला या गोताखोर बोल सकते हैं, ये जब गोताखोरी करता है तो अपने बॉडी को क्या करता है, सिकोड़ लेता है, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कोई भी सैटेलाइट हो उसको हम स्पेस में कैसे लॉन्च कर सकते हैं। कोई भी गोताखोर जब तैरता है तो अपना पैर को कैसे मोड़ लेता है। कोलिजन है ना, संघट, इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। संघट दो प्रकार के होते हैं ना, अभी उसको खैर अब चैप्टर आया नहीं है, उसको हम देखेंगे, इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो संघट में हम भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब मैंने देखो डायग्राम बनाया हुआ है कि मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्थितिकी, ठीक है। तो मैकेनिक्स या वो दो पार्ट हैं। पहला स्थितिकी, इसमें हम किसका स्टडी कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट किस फॉर्म में होता है, विरामावस्था में होता है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है या फिर स्टेशनरी फॉर्म में होती है तब हम उसमें स्थितिकी का अध्ययन कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मान लो कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट फॉर्म में है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई फोर्स एक्टिव नहीं होता है। एक्चुअल में उस पर भी फोर्स एक्टिव होता है ना। मान लो कोई पिंड, यदि कोई पिंड, ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फॉर्म में होगा तो उस पर कोई फोर्स एक्टिव नहीं होगा। यस, फोर्स एक्टिव होगा, बट उनका सम जो होगा, मान इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तब ये हम कह सकते हैं कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। माने कि उस वस्तु पर जो कार्य करने वाले हैं, जितने भी बल है, उनका सदिश योग क्या होता है, ज़ीरो होगा। वेक्टर सम इज ज़ीरो एक्ट ऑन द पार्टिकल्स, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या करोगे कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, स्थितिकी विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को संतुलन में रखने वाले बलों के प्रभाव के अधीन, है ना, बलों के प्रभाव के अधीन उस, लिख लिए, जल्दी लिखिए, उस वस्तु की गति का हम अध्ययन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, अब हमको स्टडी करें। इट इज़ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ओके। और हमने क्या कहा है, इसके बाद लिखिए, स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ motion of object under the effect of, okay, under the effect of force in equilibrium, okay। देखिए जल्दी जल्दी लिखा करिए क्योंकि ये सब हमको पढ़ा चुके हैं, ये थोड़ा सा रिविजन टाइप का भी चल रहा है। तो मैंने बोला कि स्थितिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर किसी वस्तु को संतुलन में रखने वाले बलों के प्रभाव के अधीन उस वस्तु की गति का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने बताया था शुरुआत में कि जब स्थितिकी है ना, इसमें टाइम का कोई वैल्यू नहीं होगा, ये नोट कर लीजिएगा। और इसमें टाइम की क्या होगी, वैल्यूज होगी कि समय के साथ वस्तु किस प्रकार क्या कर रही है, गति कर रही है। यदि कोई, जैसे आप देखे होंगे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रहती है ना, स्टेशन में ट्रेन खड़ी रहती है कुछ समय बाद वह क्या होती है, वस्तु चलने लगती है। तो हो गया। अब अगर हम देखें डायनेमिक्स, क्या हो गया, गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गतिकी मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गति, देखिए मैकेनिक्स गति या गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गति उत्पन्न करने वाले कारकों का, लिख लीजिए, गतिकी विज्ञान की या यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गति उत्पन्न करने वालों कारकों को, गति उत्पन्न करने वाले कारकों को
ध्यान में रखते हुए किसी भी वस्तु की गति का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब यहाँ बात आई क्या कि जो इफेक्टिव है फैक्टर है, इफेक्टिव फैक्टर जो गति को या मोशन प्रदान करने में क्या होता है, उसका अहम भूमिका होती है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deal with the study of motion of object without taking the account of the factors, okay, which cause motion. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो गतिकी को एक शाखा होती है शुद्ध गति की, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, प्योर, है ना, जिसके अंतर्गत गति करने वाले कारकों को बिना ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु की गति का हम अध्ययन करते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ? अब देखिए, हम देखते हैं निर्देश फ्रेम, रेफरेंस, इसको मिटा देते हैं। निर्देश फ्रेम हेडिंग डाल दीजिए, निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, आपने छोटे क्लास से पढ़ता आया होगा ग्राफ आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक दो रेखाएं होती है और दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। यदि कोई एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी यदि कोई वस्तु एक्स अक्ष पर स्थित है तो यहाँ लेंगे तो y 0 होगा। कोई वस्तु y अक्ष पर स्थित है, यहाँ लेंगे, इसका एक्स अक्ष 0 होगा, और इसको हम बोलते हैं निर्देशांक। ओके, ये शुरू से क्लास 9 से आप पढ़ते आए हैं। इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, निर्देशांक अक्षों, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, एक धीमी गति को पढ़ेंगे अपन। ये हो गया 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, और ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन। ठीक है, तो आज उसी को हमको देखना है निर्देश फ्रेम के रूप में। इसके देखना निर्देश फ्रेम के रूप में। एक चीज़ हमको बताइए, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं फेंकता हूँ, किसी स्टोन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं फेंकता हूँ, तो निश्चित है वह ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है ना। हमको मालूम है यहाँ पर क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो माइनस जी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे प्लस जी। तो गुरुत्व के अधीन वह वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है। निश्चित श्योर है, ये आपने अनुभव भी किया होगा, फेंक के देख सकते हैं। न्यूटन ने तो खोज भी किया था कि कोई फल या सेब जैसे गिरा तो अर्थवा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों टंग जाए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुका। तो आप लोग इतना करना कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिरता है और तेज़ी से क्यों गिरता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है, जितना आपका ताकत होगा उतना जाएगा, है ना। तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होता है, ग्रेविटी का होता है। और इसके बाद हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को, है ना, इतना वेग दे दिया जाए कि वह पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा को पार कर दे और कभी लौट कर ना आए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेट सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंक दिया जाए तो क्या होती है, गुरुत्वीय सीमा के पार हो जाती, कभी लौटे। चलिए, बात की बात थी, तो मैं बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते, फेंकते हैं तो वह हमको नीचे गिरती है। लेकिन मान लो कोई ऑब्जर्वर है, खड़ा है, तो वह उसको स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। निश्चित है, बोले यस। ठीक, मान लो कोई ऑब्जर्वर है, अर्थ सरफेस पर खड़ा हुआ है, तो वह ऑब्जेक्ट उसको क्या करेगा, सरल रेखा में दिखाई देगा। लेकिन यदि कोई ऑब्जर्वर किसी मूविंग, माने जैसे कार
स्टैंड में बैठा होगा तो वह उसको कैसे दिखाई देगा, सोचिए ज़रा। मैंने बोला जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो मान लो कोई यहाँ ये अर्थ सरफेस है, मान लो यहाँ कोई खड़ा हुआ है आदमी, तो इसको कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में गिरता दिखेगा ऑब्जेक्ट, है ना। बट यदि कोई ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा, कार में होगा, उसको ऑब्जेक्ट कैसे दिखाएगा, ये पैराबोलिक फॉर्म में, परवलय आकार। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम क्या करते हैं वर्टिकल फेंक रहे हैं, तो किससे निर्धारित होता है कि वह स्थिति, माने किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति को व्यक्त करने के लिए हमको यह बताना कंपलसरी है कि वह स्थिति अथवा गति, है ना, वह स्थिति क्या हो गया, वह स्थिति और गति किसके रिस्पेक्ट में मापी जाती है। क्लियर हुआ। किसी भी वस्तु की स्थिति को, क्या बोला मैं, किसी वस्तु की स्थिति और गति को व्यक्त करने के लिए हमको उसकी स्थिति और गति को ये बताना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में वह मापी जा रही है। ओके, तो वह तंत्र लिखिए, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन करता है, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की गति अथवा स्थिति का अध्ययन करते हैं, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ओके, इधर लिख लिए, द फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू विच द रेस्ट और मोशन of the object is studied known as frame of reference। ठीक है, ये हो गया हमारा निर्देश तंत्र। ठीक है, अब मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी भी दृढ़ पिंड से जुड़ा हुआ होकर, जैसे कि मूल बिंदु, उसके सापेक्ष अन्य वस्तुओं की, किसी निर्देश तंत्र को किसी भी रिजिड या दृढ़ पिंड से जोड़कर उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, अन्य वस्तुओं की स्थिति और गति का निर्धारण करते हैं। अरे दृढ़ वस्तु बोलने का कहने का मतलब उसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी पढ़े होंगे, वहाँ पर 2 रेखाएं, 3 रेखा, 4 रेखाएं मिल रही हैं, 2 रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी। जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं उसको हम बोल देते हैं मूल बिंदु, जहाँ से स्टार्टिंग, मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। तो किसी वस्तु की स्थिति गति को निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको हम किसी दृढ़ तंत्र से जुड़ा हुआ या दृढ़ वस्तु जुड़ा मानकर उसके सापेक्ष जो है अन्य वस्तुओं की स्थिति और गति का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशंस करेंगे या फिर हम निर्धारण करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बताया मैंने, मूल बिंदु लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु से हम क्या करते हैं, स्थिति सदिश द्वारा मूल बिंदु लेते हैं और इस बिंदु के द्वारा हम स्थिति सदिश के द्वारा, स्थिति सदिश मैंने बताया था ना, किसी वस्तु की स्थिति का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। कोई दृढ़ वस्तु जिसे हम मूल बिंदु करते हैं, उसके सापेक्ष लेते हैं, सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति गति के द्वारा हम स्थिति सदिश को द्वारा कर लेते हैं। ठीक है, और मान लो जो ऑब्जर्वर है, ये मान लो यहाँ पर हम ले लिए ऑब्जर्वर खड़ा है और ये आपका मूल बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, दृढ़ वस्तु जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं।
और ये क्या ऑब्जर्वर है, तो ये दोनों क्या होंगे यार, ये ऑब्जर्वर मूल बिंदु के कोइंसिडेंट होगा। क्या होगा ये, संपाती। इस चीज़ को नोट कर लेना, संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट। दूसरी लाइन जो है पहली लाइन पर क्या होती है, ओवरलैप होती है। ओके, लिख लिए। ओरिजिन एंड रेफरेंस एक्सेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, द सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ टू टाइप्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूल बिंदु लेंगे, और मूल बिंदु को हम क्या करते हैं, स्थिति सदिश के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। और मूल बिंदु से जो रेखाएं जाएंगी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कितनी भी रेखाएं ले लो, जैसे मैंने लिया है ये OX, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष। ये क्या होगा, तो Y एक्सेस होगा, ये होगा Z एक्सेस, एंड द 3 एक्सेस है ना, ये क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एच। अच्छा, ये क्लियर हुआ आप लोग से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैव टू टाइप्स। ठीक है, ये जो निर्देश फ्रेम होता है ये भी क्या होगा, दो प्रकार का होगा। ठीक है, लिख लीजिए, निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। पहला जड़त्व, तो आप लोग जानते होंगे, नवीं पढ़े थे, जड़त्वी। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे। जड़त्वी निर्देश फ्रेम, इनर्शियल। दूसरा होता अजड़त्वी, अजड़त्वी निर्देश फ्रेम। उसके बाद हम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी देखेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी देखेंगे। तो जड़त्वी, जैसे जड़त्व, जड़ता का गुण। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, स्थिर है। जड़ता का गुण क्या होता है, ये मान लो डस्टर है, डस्टर को मैंने क्या है टेबल पर रख दिया, तो ये तब तक उस पर पड़ी रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अलग चीज़ है ना। न्यूटन के जो गति के नियम थे, तो फर्स्ट नियम क्या था, जड़त्व के नियम का था। तो जड़त्व दो प्रकार के हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व होते हैं ना। तो वही जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जो स्थिर अवस्था में होता है या एक समान, जैसे कि यूनिफॉर्म अवस्था में। ओके, इट इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखिए, द स्टार इन द स्काई आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द स्टार इन द स्काई, ठीक है, द स्टार इन द स्काई आर इन द स्टार इन द स्काई आर इन द, क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम, है ना। तो फिजिक्स के जितने भी मूल नियम हो ये जड़त्वीय निर्देश में भी बनाए जाते हैं ना। भौतिकी के सभी मूल नियमों को जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। ओके, all fundamental law of physics can be expressed in same mathematical form on all inertial frame of reference possess, क्या हो जाएगा, isotropic characteristics. Newton's law of motions are applicable in inertial frame of, मैं बताया था inertial frame of reference, if a body is at rest it continue in the state of rest and moving body will continue in motion with uniform velocity unless an external force is applied it. Okay, to produce acceleration of body is an inertial frame of reference and real force has to be applied. Okay, तो ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ओके, चलिए लिखा लिखिए, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक, सापेक्ष त्वरित गति, ठीक है, जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष त्वरित गति को हम क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम।
अजड़ती निर्देश फ्रेम उस निर्देश फ्रेम कहते हैं जो जड़ती निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कोई पिंड त्वरित गति करता है। लिख लिए, लिखिए चलिए। इट इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ परफॉर्म्स एक्सेलरेटेड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। कोई जड़ती निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कोई पिंड कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सेलरेटेड मोशंस करता है। तो ये आज की हमारी क्लास रही। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए 25 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है, 5-10 मिनट और देखते हैं। जड़ती अजड़ती निर्देश फ्रेम हो गया, ठीक है। तो अजड़ती निर्देश फ्रेम वाट एक छदम बल होता है। जैसे कि मान लो हम किसी साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जाते हुए हम क्या करते हैं, कभी टर्न आता है, टर्न आता है ना, मोड़ आता है, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बेंट होकर चलते हैं। ये मान लो आपका रोड है, ये आप जब किसी घुमावदार मोड़ को पार करते हैं साइकिल से, तो आपको केंद्र से एक बल मिलता है, सपोर्ट करता है, जिसको बोलते हैं mv²/r। यह एक क्या होता है, छदम बल। तो छदम बल जो होता है ये भी एक अजड़ती निर्देश फ्रेम का उदाहरण होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्श। मान लो कोई ऑब्जेक्ट होगा, सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है, तो उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके मार्ग के केंद्र से दूर एक हम बल का अनुभव करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह एक क्या होता है, छदम बल, ठीक है। बस के मान लो कोई बस है और सर्कुलर ट्रैक में मोशन करती है, तो उसमें बैठा मान लो कोई आदमी बैठा हुआ, तो नीचे का भाग बस के साथ मुड़ जाता है, परंतु जड़त्व के कारण ऊपर का भाग उसी दिशा में गता रहता है। तो ऐसा लगता है जरूरत पर एक बल कार्य करता है जो वृत्तीय मार्ग के केंद्र से दूर ले जाने का प्रयास करता है। तो ऐसा बल जो वास्तव में किसी वस्तु पर नहीं लगता, किंतु निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण वस्तु पर कार्यरत प्रतीत होता है, इसको छदन बल कहते हैं। ओके, क्या बताया मैंने, ऐसा बल जो वास्तव में किसी वस्तु पर कार्य नहीं करता, परंतु उस वस्तु के त्वरित होने पर हमको ऐसा लग रहा है कि हमको कोई एक फोर्स, एक बल लग रहा है जो हमको कहीं दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, आप लोगों को लिखाया, बताया कि मान लो हम बस में बैठे हैं, है ना, बस में बैठे हैं, तो हमारा जो लोअर पार्ट होगा मोशन फॉर्म में, अपर पार्ट क्या होता है, स्टैटिक फॉर्म में होता है। तो जब कोई गाड़ी, कोई बस, कार जिसमें बैठे हो आप, कोई ये सर्कुलर ट्रैक को पार करती है, तो नीचे का भाग मोशन में, ऊपर भाग क्या होता है, स्टेबल फॉर्म रहता है। तो हमको दूर छटकने का, माने उसका जो सेंटर से दूर ले जाने का अनुभव होता है। माने ऐसा लगता है कि हम फेंका रहे हैं। कभी भी आपने देखा होगा कोई हिल्स एरिया में, पहाड़ी एरिया में आप कभी भी ट्रैवल करते हो, तो आपको जब कार, जब बस रुकती, तो आप पीछे की ओर ऐसा लगता है फेंका रहे हैं। तो यही एक क्या प्रकार का एक छदम बल है, छद्म बल, जो कि कोई वस्तु त्वरित होती है उस पर आघात जाता है। तो छद्म बल जो हो रहा है, छद्म बल जिसके हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये क्या है, किसका एग्जांपल है, अजड़त्वी फ्रेम का। ओके, ए फोर्स विच एक्चुअली डज नॉट एक्ट ऑन द बॉडी बट अपीयर्स टू एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या लिखेंगे, ए फोर्स विच एक्चुअली डज नॉट एक्ट ऑन बॉडी, कोई वास्तविक, कोई ऐसा कोई बल जो किसी बॉडी पर कार्य नहीं करता, बट appears to acting on the body, लेकिन ऐसा आभास होता है बॉडी on the accelerated frame of reference is known as fixed of force, है ना। तो ये आज का हुआ हमारा। अब हम देखेंगे विराम और गति में जड़त्व, ठीक है। तो विराम और गति के जड़त्व को हम कल वीडियो में बताएंगे। आज की हमारी मैथ्स की क्लास हो गई, तो कल हम देखेंगे विराम और गति में
जड़त्व। ठीक है, इसके बाद हम पॉइंट ऑब्जेक्ट देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को ऐसा समझ लीजिए, वस्तु मान लो कोई फुटबॉल है कार है। जब फुटबॉल को जब प्लेयर खेलता है, कोई प्लेयर इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, तो मैदान की तुलना में मान लो मैदान की जो एरिया होगा और फुटबॉल के एरिया, फुटबॉल बहुत कम है लेकिन मैदान ज़्यादा है, तो उसके ये फुटबॉल के द्वारा कितना दूरी तय करेगा, मैदान से ज़्यादा दूरी करने, अपने आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लिया हुआ, तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वहाँ फुटबॉल क्या हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कोई कार है, कार की लेंथ कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर 6 मीटर है ना। 5 मीटर ज़्यादा बोल दिया मैं, 2 मीटर 3 मीटर, 5 मीटर लंबी तो बस हो जाएगी। तो इतनी मीटर है, और मान लो आप उसको यहाँ से 200 किलोमीटर ले जा रहे हैं, तो अपने आकार की तुलना में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ना। तो कोई भी वस्तु जो अपने आकार की तुलना में ज़्यादा दूरी तय करती है, इसमें हम बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। अब हम कल देखेंगे सापेक्ष और निरपेक्ष गति। तो सापेक्ष और निरपेक्ष गति को मैं थोड़ा बहुत बता दिया था। है ना, सापेक्ष गति जैसे मान लो ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, तो कोई ऑब्जर्वर है जो खड़ा हुआ है, तो आपको मोशन फॉर्म लगेगा, है ना। तो मान लो वही है ऑब्जेक्ट, मान लो आप ट्रेन से उस आदमी को देखें तो मोशन फॉर्म में होगा कि नहीं। मैंने ये कहा कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर दूर ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है, तो आप ट्रेन जो ऑब्जर्वर है उसको आप मोशन फॉर्म में लगेंगे, लेकिन आप मोशन फॉर्म में लगेंगे, है ना, जबकि वो रेस्ट फॉर्म में है। आप अगर उस ऑब्जर्वर को देखेंगे तो मोशन फॉर्म में लगेगा कि नहीं। आप ट्रेन में जाते हैं तो देखिए वृक्ष, खंबा, जो भी ट्री हो गए, पोल हो गए, XYZ जो भी होता है, वो आपको मोशन फॉर्म में लगता है। इसी को सापेक्ष गति कहते हैं। मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, आपके साथ और भी है ना पैसेंजर भी होते होंगे, साथ में बैठे यात्री होंगे। मान लो आप 3 लोग बैठे हैं ट्रेन में, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रेन चल रही है, तो ये जो है ये इसको देखेगा, तो थोड़ी देर बाद देखा कि ये भी तो स्थिर है, जिस फॉर्म में आप है उस फॉर्म में आप ही हैं, और इस फॉर्म में ये भी है। ये तीनों किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। लेकिन यही जो है ये जो आदमी ऑब्जर्वर देख रहा है, आप इसके सापेक्ष किस में है, गति अवस्था में है। इसी को हम बोलते हैं सापेक्ष गति। माने कि A B C और ये D, A B के सापेक्ष B A के सापेक्ष विराम अवस्था में है, B C के सापेक्ष C B के सापेक्ष विराम अवस्था में है, लेकिन A D के सापेक्ष B D के सापेक्ष C D के सापेक्ष किस अवस्था में है, गति अवस्था में है। तो कल इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट और इसको हम विराम और गति में वस्तु जो है उसको देखेंगे। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा। जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, मैंने समय का देखिए इंपॉर्टेंट दिया है, तो उसे विरामावस्था में कहते हैं, है ना। समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज नहीं करती, नहीं बदलती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट रेस्ट फॉर्म, है ना, विरामावस्था में कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई वस्तु नियत बिंदु या किसी वस्तु फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसे हम गति अवस्था में कहते हैं। ओके, तो कल हम निरपेक्ष मान और निरपेक्ष गति को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो मैंने बता दिया था कि गतिमान रेलयात्री में बैठा एक व्यक्ति अपने सभी सहयात्री के साथ क्या होता है, रेस्ट फॉर्म में होता है, किंतु रेलगाड़ी के बाहर प्लेटफॉर्म में खड़ी व्यक्ति के सापेक्ष गत्यावस्था में होता है। तो विराम और गति शब्द सापेक्ष हैं, रिलेटिव टर्म्स है, निरपेक्ष नहीं है, दे आर रिलेटिव। अब निरपेक्ष मान और निरपेक्ष गति
उसको हम कल बताएंगे। कल 10 मिनट की वीडियो होगी, आज हमारी क्लास होगी। तो आज की क्लास को यहीं क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और मिलते हैं अपने सेकंड लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करिए। कमेंट करोगे तो आप विचार करके क्वेश्चंस का समाधान करेंगे। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।